और थोड़ी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एमटीपी क्या है? एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये क्यों जरूरी है, क्या है, कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए? पहले तो पूरी दुनिया का कुछ डेटा एनसीईआरटी ने आपके बुक में दे रखा है। Nearly 45 to 50 millions MTPs are performed in a year. At one level, पूरी दुनिया के स्तर पर about 45 to 50 million MTP perform जो पूरी दुनिया में मेडिकली टर्मिनेट की जाने वाली प्रेगनेंसी है इन वन ईयर, ये सोचो कि कितनी बड़ी संख्या है कि पूरी दुनिया में 45 से 50 मिलियन महिलाएं अबार्शन कराती हैं, मेडिकली टर्मिनेट कराती हैं प्रेगनेंसी। ये कितना बड़ा डेटा और कितना महत्वपूर्ण डेटा है। ये और भी महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि 45 to 50 million, 45 to 50 million MTPs is 1/5 of whole pregnancy, जितनी इन वन ईयर जितनी प्रेगनेंसी एक बरस में होती है उसका 1/5वां हिस्सा एमटीपी हो जाती है, मेडिकली टर्मिनेट करा दिया जाता है। अब जरा सा कुछ इसको पॉजिटिव की तरह सोचो कि अगर 1/5 प्रेग्नेंट महिलाओं की प्रेगनेंसी एमटीपी में ना जाए तो पॉपुलेशन कहां हो? ऐसे समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 100 प्रेगनेंसी पूरे ईयर में 100 प्रेगनेंसी, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? ये मैंने सपोज किया है 1/5 20, यानी 100 में से 20%, 100% में से 20% जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर, सिर्फ 80% ही परसिस्ट करती है, बाकी 20% ऐसे ही टर्मिनेट हो जाए। अगर कहीं वो भी इंक्लूड हो जाए तो जो ग्रोथ पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन ग्रोथ है वो और भी तेज होगी। यानी जो हम 3 गुने दर से, कभी हम 1900 के जो सेंचुरीज थी उनमें हम 2 बिलियन थे, बट जो 2000 की सेंचुरीज है इसमें हम 6 बिलियन है। आगे जो 3 टाइम उछाल आया है वो और भी ऊंचा हो जाएगा अगर इस तरह का एमटीपी ना हो। अब कुछ और बातें करते हैं कि इस एमटीपी से और क्या नुकसान फायदा है और इसको कैसे, कहां पे, किसके लिए अच्छा समझा जाता है, किसके लिए खराब। चलते हैं इसको देखते हैं। बेटा आप चाहे जिस भी रिलीजियस पे हो,
आप स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको किसी भी माइथोलॉजी से, किसी रिलीजियस में जो चीजें हैं उनको जानना चाहिए। आपको पता है कि वासुदेव वासुदेव और देवकी, ये दो कपल्स थे जिनके भाई ने ही, देवकी के भाई ने ही, अर्थात वासुदेव जीजा थे कंस, उनको जेल में डाल दिया, इन केज। इसलिए कि जो बच्चा पैदा होगा हम उसको मार डालेंगे, क्योंकि हमारी बहन के ही पेट से जो बच्चा पैदा होगा उससे हमारी मृत्यु तय है। शायद वो 8वां या चौथा गर्भ भी था कि 8वां बच्चा रहेगा या 7वां, कुछ इस तरह का था। तो उसने क्या किया कि अबार्शन के लिए फोर्स किया, या जो बच्चा पैदा होता था उसको ही मरवा देता था। अब ये मैंने उदाहरण लिया है, इसको आगे चल के मैं गिफ्ट ये सब इसी से समझा ले जाऊंगा। आर्ट जो आज की एडवांस साइंस है वो उस समय भी थी, अभी हम उस पुराने समय तक भी नहीं पहुंच पाए, तो उसको मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा। ये एग्जांपल दिमाग में रखे कि वासुदेव और देवकी के, और यहाँ एमपीपी भी था। तो यहाँ पे चूंकि राजा की बात थी, कंस राजा था, इसलिए यहाँ तो एमपीपी होती थी या गर्भ के बाद मारना होता, 40 तो लीगल ही कर लिया गया। तो आप देखो बहुत से रिलीजियस, बहुत से माइथोलॉजी ऐसी है जो एमपीपी को गलत मानती। इवन अपने इंडिया में ही गर्भपात गलत है। अब पहले तो इस पे लोग विशेष ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, बट 1971 से इंदिरा जी ने इस मिशन को और इस तरीके को, क्योंकि एक फीमेल थी, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उन्होंने इसको एज ए रूल इंडिया के वीमेंस को दिया एज ए वेपन। क्या किया, होता क्या था कि अनवांटेड तरह से, जैसे मान लीजिए हम अपने पार्टनर से कोटियस बिहेवियर में नहीं जाना चाहते। एक तो ये है कि हम जाना नहीं चाहते थे, गलती से चले गए, दैट द फर्स्ट रीजन। यानी हम उसके साथ कोटियस रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अब साथ रहते थे तो बन गया। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, हमें जानकारी ही नहीं है, इलिटरेसी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तीसरा, अगर हम कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं, कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं और वो कंट्रासेप्टिव फेल कर जाए, जैसे कंडोम है या कोई अन्य चीज आप यूज करते हैं, वो फट जाए या फेल कर जाए, इस पर एनी हाउ एंटर करते हैं। तीसरा, जैसे अगर रेप है, तो ये 4 रीजन ऐसे बनते। पहला, हम चाहते नहीं थे, गलती से हो गया। दूसरा, हमारे पास एजुकेशन ही नहीं थी, हम चाहे या ना चाहे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा, कंट्रासेप्टिव्स का फेल कर जाना, और चौथा, रेप हो जाना। इन चारों दशाओं में ये है कि बच्चा नहीं होना चाहिए, यानी कपल्स जो है वो बच्चा नहीं चाहता। अब अगर ऐसे में वो बच्चा नहीं चाहता है बेटा, तो फिर करना क्या है? तो उस समय की गवर्नमेंट ने 1971 में एमपीपी को हरी झंडी दी। एमपीपी इज सो गुड फॉर दोज पीपल हु आर दिस टाइप medical termination of pregnancy is so good for this type or these conditions holding couples. एमपीपी उनके लिए वो आशीर्वाद हो गए। फिर क्या हुआ कि हम हिंदुस्तानी लोग किसी भी चीज का जितना अच्छा उपयोग करते हैं उससे 10 गुना अच्छा दुरुपयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं और हम जगत गुरु हैं, तो ऐसे ही नहीं रहेंगे। हम जिस काम का जितना बढ़िया, जिस चीज की जितना बढ़िया उपयोगिता हमारे पास है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया हम उसका दुरुपयोग भी करते हैं।
अब उसका दुरुपयोग एमटीपी का कहाँ हुआ? जब फर्स्ट ट्रिमेस्टर, अच्छा ये जो एमटीपी है ये कब होती है? इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो ये 12 वीक होता है, 12 सप्ताह होता है, या उसी को ट्रिमेस्टर कहते हैं। इसमें फीटस बहुत डेवलप नहीं रहता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई चलो कोई बात नहीं है, अभी पूर्ण जो है उसकी संकल्पना नहीं है, अच्छी तरह से फीटस तैयार नहीं था, उसमें वो कोई बीमारी है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो इसको बच्चे को खत्म कर दे। लेकिन इसका दुरुपयोग कहां होने लगा एमटीपी का? इसका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स डिटेक्शन में इसका चाइल्ड सेक्स डिटेक्शन। अब सोचो, ये जो प्रोसेस था इसको हमने कहा था अमोनोसेंटेसिस, हमने पढ़ाया अमोनोसेंटेसिस। इस अमोनोसेंटेसिस से फीटस की स्टेम सेल हम लेते थे, और फीटस की स्टेम सेल से टाइप्स ऑफ डिजीज उसकी सर्च करते थे कि बच्चे में किस तरह का कोई रोग तो नहीं होगा पैदा होने के बाद, और उसको वहीं क्योर कर लेते। यानी जो बच्चे में रोग होने वाला था, स्टेम सेल जो पोटेंशियल होती है, उस स्टेम सेल को निकाल के और बच्चे के पूरे भविष्य कि जब तक वो रहेगा उसको कोई रोग बीमारी इस तरह की तो नहीं होनी है, अगर होनी है तो उसको वहीं पेट में ही करेक्ट कर लिया जाता है। इनिशिएशन पे ही ट्रीटमेंट सबसे बेहतर होता है, तो वो इसके लिए था। लेकिन इसका उपयोग था, बट इंडिया के लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मिसयूज लागू, मिसयूज इसका क्या है मिसयूज। चूंकि लड़कियों के शादी में, लड़कियों के एजुकेशन में, या सोचो कितनी छोटी सोच थी इंडिया की कि आज भी कहा जाता है बेटी पराया धन होती है। बेटी हमने पैदा किया, बेटी को पढ़ाया, बेटी को खाना खिलाया, लालन पालन किया, बेटी को विदा कर दिया, उस शादी विवाह उसका कर दिया। और फिर ये सब इसलिए किया, इसके पीछे जो हमने एक निचोड़ देखा वो ये कहा कि बेटी पराया धन थी। क्यों भाई बेटी पराया धन कैसे होगी? दूसरे के घर चली गई या उसकी शादी हो गई, जो नेचुरली जरूरत है, नेचुरल थिंग्स है कि वो मेल पार्टनर के पास जाएगी ही जाएगी। तो चूंकि हम लोग संस्कारित जीव हैं, हमारा जो कल्चर है, वी आर कल्चरेबल क्रिएचर्स, तो हम संस्कारी जीव हैं, और अगर हमारा शादी विवाह हुआ तो हम जाएंगे। बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को ही नहीं कोऑपरेट करेंगे या पेरेंट्स के काम नहीं आएंगे, बट इंडिया की ऐसी सोच थी। और उसके साथ ही साथ एक जो दूसरी सबसे भयानक स्थिति खड़ा की, वो डॉरी सिस्टम। ये ट्रेडिशन इंडिया का है कि लड़की वाला ही लड़के वाले की खातिरदारी करेगा, उसको खाना खिलाएगा, उसको बहुत सारे सोफा कुर्सी मेज, जैसे लगता है कि वो लड़की पैदा कर लिया तो बहुत खराब काम, ये उसका पनिशमेंट है। बट जो हमारी मैथोलॉजी है वो ये नहीं थी, वो कहती थी कि दान देना है, चैरिटी, कन्यादान, द्रव्य दान। दान का मतलब क्या होता है? दान, उसमें छिपा है दान, मतलब देना नहीं है। फिर क्या करना है जब देना नहीं है? तो इसका मतलब फोर्सली नहीं देना है, जितना हमसे हो सकता है प्रेम से, हमारी बिटिया है हम उसको देंगे। लेकिन उसका अपरूपण हो गया, वो जो आकृति थी वो विकृति में चली गई, उसकी जो आकृति थी वो विकृति का शिकार हुआ। और फिर इस कदर इतनी भयानक स्थिति उसकी हमारे समाज में खड़ी हुई, और जब से वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में आया तब से विशाल और विकराल स्थिति हमारे पूरे भारतीय समाज को आगोश में लेके भक्षण कर रही है। फिर समाज सुधारक आए, डाउरी सिस्टम पे बहुत, लेकिन आज भी बेटा, मैं जो 100% हकीकत है
आप अपने घरों में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, डॉरी सिस्टम अभी भी बहुत ही डोमिनेंट है। और उसका असर किस पे दिखा? उसका असर सीधे सीधे हमारी जो बैलेंसिंग है, मेल फीमेल बैलेंसिंग पे आया कि लोगों ने लड़कों को पैदा इसलिए करना शुरू किया, ये दहेज देगा, मेरे पास रहेगा, वो मेरा चिराग है, कुलदीपक है, काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो इस मेंटेलिटी को बदलने के लिए, इस मेंटेलिटी को एजुकेशन की जरूरत है। और फिर जब एजुकेशन आई और इस तरह की बात जब हुई तो फिर इसको क्या कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया इंडिया में। इस तरह से भी लोग फीमेल तमाम स्लोगन पढ़ते हो, मुझे मत मारो, पेट में मत मारो, ये वो दुनिया का स्लोगन आता है। ये हिंदुस्तान कभी जगत गुरु हुआ करता था, जहां कभी महिलाओं को पुरुष से पहले प्रोनाउंसिएशन उनका होता था सीता, राम, राधा, कृष्ण। आज जो मतलब विकृति आई उसमें, हम वो आएंगे ही नहीं तो उनको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे? माता पिता, मतलब फीमेल जेंडर, जहां लेडीज फर्स्ट का कल्चर था, वहां लेडीज है ही नहीं तो फिर फर्स्ट किसको करेंगे? और उसके पीछे कारण था एक बहुत बड़ा कि इसको एमपीपी को कानूनी तौर से वैलिड कर दिया गया। और ये जैसे ही कानूनी तौर से एमपीपी वैलिड हुआ, एक बहुत भयानक स्थिति, जो जेंडर इम्बैलेंस की स्थिति थी, वो खड़ी हुई। तो फिर इस स्थिति से निपटने के लिए एमपीपी पे ये रूल आया कि आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर ही प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करा सकते हैं, उसके बाद नहीं, वो कानूनी अपराध है। और उसी ट्रिमेस्टर के बाद 3 मंथ के बाद चाइल्ड का सेक्स डिक्लेयर हो जाता है। तो आप कानूनी तौर से जगह जगह जहां सोनोलॉजिस्ट बैठते हैं, सोनोग्राफी सेंटर, वहां लिखा है कि हम भ्रूण का जांच नहीं कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध है, उसमें धाराएं भी लिखी होती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ आज भी वो सारी, मैंने कहा ना कि ये इंडिया है, जितना चीजें अच्छी करता है उससे 10 गुना चीजें खराब भी करता है। तो एमपीपी को प्रोहिबिटेड किया गया कि आप 3 मंथ के बाद एमपीपी नहीं करा सकते हैं। मेडिकली टर्मिनेट प्रेगनेंसी का जो प्रावधान है वो इंडिया में 3 महीने के बाद कानूनी अपराध हो जाएगा 12 सप्ताह। तो ये चीज मुझे बताना था आपको, और इसको आपने जाना। यानी लीगल अबार्शन कब तक है? बिफोर 3 मंथ। इलीगल अबार्शन हो जाएगा 3 मंथ के बाद। इस बात को ध्यान रखना है। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर कहीं 3 महीने के बाद हम एबार्शन कराते हैं तो जिस फीमेल को अबार्ट कराना है वो फिजिकली डैमेज हो जाएगी, इंटरनली डैमेज हो जाएगी, उसका हेल्थ चला जाएगा। ये तो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है कि नहीं जी, इनको ये बच्चा सोशियली या फिर इस तरह की चीजों को है, इसको आप करा सकते हो। उसके लिए कोर्ट से आर्डर लाना पड़ेगा आफ्टर 3 मंथ के बाद। तो रूल्स तो बड़े कठिन है, बट इंडिया है। चलिए जी, अब हम दूसरी बात करते हैं जिसके लिए भी ये एज बहुत जिम्मेदार है। ये मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं, हम डिस्कस अबाउट 15 to 24 years, 15 to 24 years ओल्ड लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एडोलसेंस टू यूथ, ऐसा कह सकते हैं। 15 से 24 वर्ष की उम्र में हमको ये विशेष तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं स्टडीज। और इस स्टडीज को और भी नामों से हम जानते हैं। इसको दूसरा नाम देते हैं वीडी। इसका दूसरा नाम हम देते हैं वीडी। ये जो 10th सीरीज को आप जानते आ रहे हो,
और वो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन जो ये वीडी है ये इंटरमीडिएट का टर्म है, और इस वीडी को हम क्या कहेंगे, इस वीडी को बोलते हैं हम वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज। इसको एक और भी नाम देते हैं, वो नाम इसका है, जो वेनेरियल डिजीज का दूसरा नाम है आरटीआई। ये राइट करके कुछ है, आरटीआई उसमें भी पड़ता है कोई इंफॉर्मेशन, भारत का सूचना वाला नियम है, राइट ऑफ कुछ इस तरह का है, आरटीआई नियम है भारत का, जन सूचना अधिकार का नियम, उसे आरटीआई कहते हैं। तो ये आरटीआई क्या है, यहाँ पे सारे का मतलब जन सूचना अधिकार नहीं है, यहाँ आरटीआई का मतलब क्या है, ये देखिए इसका पूरा नाम आरटीआई का क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। और बेटा ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड डिजीज, ये आपको कैसे जानना है। तो ये एक ही टर्म है, स्टडीज, वीडी, आरटीआई, ये सब एक टर्म है। अब इसमें देखिए कि बात क्या हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, इसमें क्या समस्याएं हमारे साथ हैं, क्या नहीं। जो इस तरह की बीमारी है इसमें गोनोरोगिया है। मैंने सबको कहा था कि आप लोग इस पे वो असाइनमेंट लिखिएगा, तो कुछ बच्चों ने तो लिखा, लेकिन बाकी तमाम ऐसे विशेष लोग हैं जिन्होंने भाई हमारी बात का ख्याल नहीं किया, हमको इग्नोर किया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इसके लिए, जो हमको इग्नोर कर लेते हैं, अच्छा करते हैं। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, सुश्रुति मिश्रा, बहुत अच्छा बेटा, मेरे दिमाग से फिसल जा रहा था, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें गोनोरोगिया, साइफिलिस, साइफिलिस, गोनोरोगिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडिएसिस, 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 जेनाइटल रॉट, रॉट, रॉट मतलब सड़न, जेनाइटल रॉट, ट्राइकोमोनियासिस, और इसी तरह का एक और भी है जिसे हम ट्राइकोमोनियासिस के अलावा थोड़ा ज्यादा समस्या खड़ा करता है, हेपेटाइटिस बी। नहीं दिख रहा है, हेपेटाइटिस बी। और जो सुपर डोज है इस पूरी बीमारी का, वो है एड्स। अब हम आपको मैंने असाइनमेंट का काम दिया है, तो आप कुछ मत करिए प्लीज। कल जो लोग नहीं भी असाइनमेंट पूरा किए हैं, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि वो
इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताएं, कॉजल ऑर्गेनिज्म। आज सारे लोग जाकर के हमको व्हाट्सएप करेंगे, ये लिखेंगे उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये लिखेंगे उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। अगर वो थोड़ा बहुत बायो में इंटरेस्टेड है तो, है ना। बेटा ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अक्षिता जी कह रही हैं कि सर वीडियो इज नॉट विजिबल, मतलब क्या हो गया अक्षिता? वो उसकी नेटवर्क अच्छा, ठीक है। तो ये इतनी जो बीमारी है बेटा, इसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है? अगर आप नीट जाना चाहते हो तो, नहीं जाना चाहते हो, 12th पास होना चाहते हो तो 12th को हम पास करा देंगे ऐसे। लेकिन इस पास होने का कोई मतलब नहीं। मैंने कल कहा था कि अगर ऑनेस्टली आप लगे हो, ईमानदारी से लगे हो, तो 50% क्वेश्चन बायो पे आते हैं बेटा नीट से, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आते हैं। आप इस गफलत में मत पड़िए कि हम कोटा जाएंगे तो ये चीज जान जाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो वो जान जाएंगे। बेटा सबसे मस्ट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड अगर आप पढ़ लेंगे, मैं दावा के साथ कहता हूं आपका नीट निकल जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। लेकिन वो एनसीईआरटी तो भाई बेसिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम आपके अच्छे इरादे में आपके साथ हैं, और उसी में एक प्रयास मेरा जुड़ा हुआ है। तो हमने ये जितनी भी बीमारी लिखी है बेटा जी, ये सबका आप बड़ी जिम्मेदारी से कॉजल ऑर्गेनिजम्स ढूंढ लीजिएगा, हम आपसे पूछे। चलिए अब ये बात करते हैं, इसमें हमने लिखा 15 से 24 बरस के बीच, 15 to 24 ईयर ओल्ड पर्सनालिटी अगर जिसकी है, जो बच्चा 15 से लेकर, जैसे आप लोग हैं 15 से अभी इसमें वही 15 मतलब 17, 16, 17, 16, 17, यही एज आपकी है। इस उम्र में शारीरिक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस उम्र में मानसिक परिवर्तन भी बहुत है। आप लोग बहुत इमोशनल होंगे, आप लोगों में शरीर में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे ये कह सकते हैं वॉइस की जो पिच है वो ज्यादा होती है, ब्रेस्ट बड़े होते हैं, ये पेल्विक गर्डिंग फैलता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है जो हमारे शरीर में होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि फीमेलनेस कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ का जो कैरेक्टर है वो अब एकदम बिल्कुल ये कह लीजिए कि अपनी मैच्योरिटी में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, मनोदशा होती है, वो बिल्कुल थोड़ी जैसे ऐसी हो जाती है कि हम कैसे कहें या किससे कहें, ये हमारी प्रॉब्लम। अब खास करके जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको लेकर के जो हमारा मतलब किशोर है, जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं, किशोर किशोरियां हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, और इस कंफ्यूजन का फायदा ये बीमारी वाले कॉजल ऑर्गेनिज्म उठाते हैं, और इसी समय ये बीमारी अपना पांव पसारती है, और वो बच्चा अनहाइजीनिक, वो किशोर अनहाइजीनिक होता जाता है, या इंफॉर्मेशन को प्रॉपर समय पे कैरी नहीं करता है, या डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो ये सारी बीमारी उसको हो जाती है। और इस बीमारी का अगर क्योर ना कराया जाए तो बड़ा मुश्किल, जिसमें से एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये दो ऐसी बीमारी है बेटा जिनका इलाज भी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अभी तक प्रॉपर वे में नहीं है। बाकी ये तो आपका गोलू लोहिया में तो ये सब इसका काम हो जाता है, ये ठीक हो जाते हैं, अगर सही समय पे आपको उपचार मिल गया तो ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एड्स की बात करें और हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसका तो इलाज ही है बस सावधानी। अब अगर हम इन सब चीज से बचना चाहते हैं, हाईवे स्टडी से बचना चाहते हैं, नीति से बचना चाहते हैं, आरटीआई सब एक ही है, अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें एनसीईआरटी में कुछ 3 पॉइंट दिया हुआ, बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर।
हमें चूंकि अब हम सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं लगभग, तो अगर हम सेक्स किसी से करते हैं या किसी पार्टनर मेल हो तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, अगर वो सेक्स रिलेशन बनाता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? ये नहीं कि उसका घर कहाँ है, ये नहीं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, ये नहीं कि उसके पास कितना पैसा है। सबसे पहली बात उसकी जानकारी हमें मेडिकली होनी चाहिए कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। उसको मैरिज के टाइम में भी ये चीजें सर्च आउट करनी चाहिए। उसको कोई बीमारी नहीं है, किसी इस तरह के रोग का वो कैरियर तो नहीं है, वेक्टर तो नहीं है। अगर है तो फिर उससे सेक्सुअल रिलेशन में मत जाए। अगर हम सेक्स, और दूसरी चीज, अगर सेक्स रिलेशन बनाते हैं तो हम मोनो होने चाहिए, मोनोएंड्रस या मोनोगैमी जिसे कहते हैं। हम पॉलीगैमस या पॉलीएंड्री के शिकार नहीं है। अगर एक महिला या एक किशोर कई किशोरी से सेक्स रिलेशन बनाता है, ये भी खतरनाक है। एक किशोरी कई किशोर से सेक्स रिलेशन बनाए, ये भी खतरनाक है। ये स्टडीज को और हाथ पैर पैदा कर देती है, जिससे स्टडीज पहले लगती है। हिंदुस्तान इस तरह की बीमारियों से काफी परेशान है, और हिंदुस्तान के जो किशोर हैं, जो हिंदुस्तान के युवा हैं, इस तरह की समस्या से इतना पीड़ित हैं कि उनका भविष्य ही खतरे में है। मैंने इसको बताया था कि अगर एड्स हो जाए तो कितना बड़ा सामाजिक बहिष्कार फीलिंग होती है इस तरह की। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग प्रोटियस। मैंने कल ही बताया था आपको कि जो जिब वो कंडोम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ को ही नहीं रोकता है, कम नहीं करता, बल्कि रिड्यूस नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ ये स्टडीज के ट्रांसमिशन को भी रोकता। यानी एक कंट्रासेप्टिव्स अगर हम यूज करते हैं तो दो फायदे हमको नजर आते हैं। एक तो ये कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, और दूसरा जो स्टडीज होंगे वो नहीं होंगे। तो हमको बिल्कुल कंडोम का यूज प्रोटियस रिलेशन में करना है, प्रोटियस के बिहेवियर में जाए तो करना है। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। आप टांडा में रहते हैं, मैं अभी टांडा में नया हूं। मैंने मोटरसाइकिल से ऐसे ही टांडा घूमा तो मुझे देखने को मिला कि यहाँ जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, महिला डॉक्टर, उनकी संख्या समझ लीजिए ना के बराबर है। लगभग यहाँ की पॉपुलेशन भी होगी, टांडा की पॉपुलेशन अकेले 3 से 4 लाख पॉपुलेशन होगी टांडा की, और उस 3-4 लाख की पॉपुलेशन में 10 डॉक्टर भी नहीं महिला डॉक्टर दिखाई दे रहे। तो फिर ऐसे में यहाँ की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या निकल के आएगी कि हम अगर इस तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हमको परामर्श या हमारे उपचार के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। तो वो डॉक्टर आप बनिए, और आप बन करके अपने गांव में, अपने यहाँ पे आकर के सेवा करिए लोगों की, और जिससे आपकी पढ़ाई सार्थक होगी और डीएवी का नाम भी आगे जाएगा। अकॉर्डिंग टू माई if you try then you do so good। अब अच्छा, अब रही बात, एक अब समय निकल गया, लेकिन इनफर्टिलिटी हम बताते, और उसी इनफर्टिलिटी में कंस की बात आती, गिफ्ट ये जो है, तो हमको लगता है कि एक क्लास अभी हमको और लेनी पड़ेगी, और वो मैं कल ही अब खत्म करूंगा इसको। जो बताना था इसने बताया। थोड़ा सा टॉपिक, ये ऐसा चैप्टर है जिसको न टीचर पढ़ाना चाहता है ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस एज ग्रुप में ये अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो फिर सोचिए कि बहुत बड़ा नुकसान। अगर एक किशोर, एक यूथ बीमारी से ग्रसित होता है तो अपना 40 वर्ष की जिंदगी अस्वस्थ होकर गुजारेगा। अगर उसको राइट इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अभी बताया सुश्रुति ने, तो अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन, यार इस राइट का मतलब ठीक से है, वो वहां अधिकार से, अगर राइट इंफॉर्मेशन इन सब चीजों के बारे में है तो बेटा हम अपने जीवन को बहुत ही सुखदायी बना सकते हैं। अगर इस तरह की चीजों और इस तरह की विसंगतियों, इस तरह के लोगों का शिकार हम नहीं होते हैं तो ये चैप्टर्स की एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी फैमिली के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चैप्टर को मैंने
बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया है और एकदम बिल्कुल आपको इस चीज से हम आगाह करेंगे कि जो जो चीजें खराब है उसको कतई अख्तियार मत करिए, उससे आप बिल्कुल अपनी दूरी बनाइए, कीप डिस्टेंस प्लीज इन सब चीजों से। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले भाई। सर इनफर्टिलिटी अभी पढ़ाएंगे या फिर बस? नहीं, आप कैसे, अब कल पढ़ाएंगे ना इनफर्टिलिटी। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है इससे संबंधित चीज? या तो मैं कहूँ आप बहुत समझदार हैं या मैं बहुत बेवकूफ हूँ, कुछ अपने में दो लोगों में से कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं अपने को बेवकूफ ही मान लेता हूँ, आप ही लोगों को समझदार मानता हूँ। कुछ नहीं पूछना है फिर तब लीव करें हम। सर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होती है? हाँ बेटा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब जो यूट्रस पे ना होके फ्लोपियन ट्यूब पे हो जाए, इस तरह की चीजें। ये भी पॉसिबल है? हाँ हाँ, होता ही है ना, फ्लोपियन ट्यूब में ही अगर हो गया प्लेसेंटेशन तो। अगर आप लोग महिला डॉक्टर बनेंगे और हमको किसी, अगर हमको थोड़ा भी याद रखोगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं आप लोगों ने भाई पढ़ाई की और हमको उसका एडवांटेज मिला कि आप हमको याद रखें। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग आगे चल के डॉक्टर बने और महिला डॉक्टर बने, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के में जो अशिक्षा है और जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब है, बहुत ही पुअर लेवल है हेल्थ का हमारे इंडिया में। जो गाँव में महिलाएं रहती है, थोड़ी अर्बन महिलाएं ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य रखती हैं। तो अगर बेटा आप लोग इस तरह से निकल कर अच्छे डॉक्टर के रूप में सर्विस करते हो, आज देखो पैंडेमिक में कितने डॉक्टर की कमी हुई, कितने डॉक्टर और कितने हेल्थ वर्कर्स की जरूरत पड़ी इंडिया में। तो मैं चाहता हूं कि आप बायोलॉजी के माध्यम से, मैं ये अपने स्कूल के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अच्छे डॉक्टर के रूप में हमारे समाज में। ठीक है, फिर आप कुछ पूछोगे नहीं तो हम अब बाय बाय करते हैं आपको। चलो, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, ग्रेट थैंक्स टू यू, यू ज्वाइन मी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वेलकम, सर थैंक यू बेटा।